आपने देखना स्टार्ट कर दिया है leaddelhi.com और आज उन्हीं बेबाक सवालों के साथ मैं तो बेबाक बोलूँगा। कुछ सवाल आपने बीच बैठे अजय महावर जी जो कि गोंडा क्षेत्र से विधायक हैं पूछेंगे और लेंगे जनता की प्रतिक्रिया कि क्या ये सही है। पहला सवाल, मध्यम वर्गीय चाहे वो 2 लाख कमा रहा था चाहे वो 20,000, मैं उसको बोलूँगा जो खुददार है, जिसने अपना हाथ ना तो सरकार के सामने ना किसी एनजीओ के सामने फैलाया। लगभग 36 दिन हो चुके हैं, उसकी जो 1 महीने का वेतन था वो शायद आना था। बहुत सारे वादे सरकार की तरफ से भी किए गए, कहा भी गया कि कोई भी वेतन नहीं काटेगा। प्रतिक्रिया लगभग 70% लोगों की है कि वेतन नहीं आया। उस खुददार के बारे में किसने सोचा? एक बार बात करते हैं अपने विधायक अजय महावर जी। जी सर। उस खुददार के बारे में हमने सोचा। पहले तो आपने ये स्वीकार किया कि 30% लोग या 35% लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं मध्यम वर्ग में, या जिनकी अपनी दुकानें हैं जो कि एसेंशियल आइटम्स में आती हैं, ऐसे लोगों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं रेवेन्यू की। बाकी जो लोग हैं जो ई कूपन के माध्यम से राशन का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उसमें कोई गरीब तबका ही होगा, कोई कंपलसरी नहीं था। इसने बहुत सारे मिडिल क्लास ने भी इसमें अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन कराया, वो ज़्यादा जल्दी करा पाए। हाँ, वो नहीं करा पाए जो रजिस्ट्रेशन के बाद अपने पैरों में झिझक रखते थे कि हमको लेने भी जाना है। लेकिन मैंने विधायक के नाते इस मध्यम वर्ग का दर्द को समझा और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उस हेल्पलाइन नंबर में बहुत सारे मिडिल क्लास के मैसेजेस आए कि हम शर्म या झिझकवश जी लेने भी नहीं आ सकते और मांगने भी नहीं आ सकते। तो ना वो मांगने आ रहे ना वो लेने आ रहे, लेकिन वो दिक्कत में हैं। तो मेरे हेल्पलाइन नंबर ने उनको एक सहारा दिया। वो अपना मैसेज भेजते हैं, बगैर किसी शोर शराबे के मैं उनके दरवाजे तक वो मदद पहुंचा देता हूं, चाहे राशन हो चाहे दवा हो। खुददारी तो उसने भी खो दी। मैं उस खुददार की बात कर रहा हूं जिसने मन में सोच लिया कि मैं हाथ फैलाऊंगा ही नहीं। वो क्या करेगा? इस सरकार हर तरह के प्लान निकाल रही है, अब ये स्कीम अब वो स्कीम। डेली मुझे लगता है सरकार बैठकर बस स्कीमों के बारे में सोच रही है। और मैं सोच रहा हूँ घर बैठकर कि मैं खुददार हूँ, मैं भूखा मर जाऊँगा लेकिन हाथ नहीं फैलाऊँगा। देखिए अजय जी, जो ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल का कोई मुझे नहीं लगता कोई सार्थकता बनती है। 70% लोग सर इसी तरह की प्रतिक्रिया हमारे को देखने को नहीं। आप बताइए ना, किसको समस्या है? अब कोई ढूंढने के लिए तो नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। खुददार है तो आप उनसे पूछ भी लेंगे कि क्या आपको दिक्कत है, तो नहीं खुददारी को चोट लग जाएगी। हाँ, तो फिर इसका क्या इलाज है? जी, इस सवाल का कोई इलाज नहीं है। नहीं, क्या एक सरकार को एक मध्यम वर्गीय के बारे में जिसकी सैलरी मैंने तो डिमांड की है, ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं। मैं एक तबका है जो 5% लोग जिनको राजघराना कहा जाता है, वो एक बड़ा टैक्स देते हैं, लेकिन एक बल्क में ज्यादा लोग जो टैक्स देते हैं ये वही लोग हैं जो खुददार हैं। मैं ये मानता हूँ, मैं आपसे कतई सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो मिडिल क्लास है जी, और जो इतनी खुददारी भी रखता है कि मदद भी नहीं मांग रहा है, ऐसी परसेंट बहुत न्यूनतम नगण्य के बराबर ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। 5%, 2%, 1% हो सकती है, लेकिन संख्या चाहे एक भी क्यों ना हो, वो हमारे लिए मायने रखती है जी। अभी हम गरीब, अति गरीब, पिछड़ा और जो लोअर मिडिल क्लास है,
उन तक मदद पहुंचाने के लिए हर रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन कोई मदद मांगेगा ही नहीं और मैं भूखा मर जाऊंगा। तो अभी तो सरकार इनसे निपट ले तभी उन तक पहुंच पाएगी ना। मदद तो मांगनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी और अपने हक के लिए मांगना और अपनी खुददारी को कोई खोना नहीं होता है जी। अगर उसके लिए हमने एक रास्ता जो निकाला है मैंने जी, सार्वजनिक रूप से तो उसको आने की जरूरत नहीं है। खुददारी पे चोट तब लगती है जब सार्वजनिक रूप से आप आ जाए। जब आपको सार्वजनिक रूप से आना भी नहीं है, न किसी के दरवाजे जाना है, तो खुददारी को कहाँ ठेस लगती है। अच्छा चलिए, मैं मान लेता हूँ कि आप राशन पहुँचा रहे हैं, मैं मानता हूँ राशन पहुँच रहा है। उनके स्कूलों की जो मान लीजिए 2 बच्चे हैं, लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये फीस जा रही थी। स्कूलों के मैसेज आ रहे हैं कि आप फीस सबमिट कीजिए। वो पेरेंट्स ज़िंदगी भर उन बच्चों के लिए कमा रहे थे कि चलिए हम कम खा लेंगे लेकिन उन बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। अभी सैलरी नहीं आई, उसकी EMI कट गई होम की, उसकी गाड़ी की किस्त कट गई, उसकी बाकी 1-2 जो उसके लोन चले थे उनकी किस्त कट गई और सैलरी तो आई नहीं। तो उसका जो जमा पूंजी, क्योंकि एक जॉब पेशे का कहते हैं कि बस महीने का कमाना महीने का खाना होता है। अब उसकी स्कूल की फ़ीस, बहुत सारे नोटिफिकेशन आए कि स्कूल फ़ीस नहीं मांगेंगे, स्कूल ये नहीं करेंगे, स्कूल वो नहीं करेंगे, EMI नहीं कटेंगी, ऐसा नहीं होगा। क्या आपको लगा कि किसी भी तरह पे प्रारूप पे कोई काम हुआ? EMI अभी भी कट रही हैं, स्कूल की फ़ीस के लिए लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। तो रुका तो कुछ भी नहीं, रुकी उसकी सैलरी जो उसके अकाउंट में आनी थी। देखिए, इसके 2 पहलू हैं जी। आपने सिर्फ एक पहलू को देखने का प्रयास किया है। पहली बात तो मैं निजी रूप से और सरकार से हम अपील भी कर चुके हैं कि बिजली के बिल को भी महीने के लिए माफ़ किया जाए। आपने देखा होगा, मैंने सबसे पहले मांग उठाई थी, वो मध्यम वर्ग के लिए ही थी जी। दूसरा, आपने स्कूलों की बात की है, केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और राज्य सरकार ने भी की है। क्या किसी के लिए EMI नहीं दिया हो या किसी ने अपने बच्चों की फीस ना भरी हो तो क्या उसका नाम कटा है? क्या नहीं, मांगना उनका काम है जी। आप ना दें तो उसमें वो लिबरल रहेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचेगी, ये एक अच्छी बात, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात। अब दूसरी बात है कि मांग इसलिए रहे हैं, मैं ये समझता हूँ अगर आज वो नहीं मांगे या फीस ना लें तो आज आप बताइए, एक स्कूल में अगर 50 आदमी काम करते हैं तो उसकी सैलरी कौन देगा जी? फिर उनके परिवार का, उसके आगे की चेन का क्या होगा? इसलिए ये चेन नहीं तोड़ सकते आप। हर बात हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती। मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे कि एक जो टैक्स पेयर था जो 10 लाख के स्लैब में है, 8 लाख के स्लैब में है, 7 लाख के स्लैब में है, एक अच्छा खासा टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है, क्या उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट की कम से कम, ये इतने सालों से टैक्स दे रहा है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ा रहा है, उसी से सारी जो पूरा देश है उसकी इकोनॉमी चल रही है, क्या उसके लिए इस समय एक राहत पैकेज की जरूरत नहीं है? देखिए, मेरी बात मैं मानता हूँ, आपको आर्थिक इकोनॉमिक की कितनी समझ है मुझे नहीं पता, पर मुझे जितनी समझ है, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूँ, जो भी टैक्स पेयर है वो अभी इस समस्या से ग्रसित नहीं होगा 1% भी, ये मेरा मानना है। इतनी मेरी आर्थिक नॉलेज है कि जो टैक्स पेयर है वो कभी भी अभी इस समस्या के दायरे में नहीं आया है। अभी लॉकडाउन हुआ कितना जी? बिल्कुल, मैं वही अगली बात पे आता हूँ कि 35 दिन हो गए हैं, ये 3 मई तक चलेगा। अगला लॉकडाउन भी हमें 100% देखने को मिल रहा है, शायद 30 मई तक ये लॉकडाउन, 24 मई तक ये लॉकडाउन जाएगा, तब आ जाएगा वो। ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि 3 मई के बाद भी हो जाएगा। सरकार तो छोड़ रही है ना धीरे धीरे। आज भी निर्णय हुआ है कि प्लम्बर्स को और जो इलेक्ट्रिशियंस हैं उनको छूट दे रही धीरे धीरे। आप ये निश्चिंत मानिए कि 3 मई के बाद वो लॉकडाउन नहीं रहेगा जो लॉकडाउन था। लगभग बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलने वाली है और वो भी 15 दिन के लिए होगा, जहाँ तक मेरी समझ कहती है। उस 15 दिन के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिंदगियां ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जान ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। और अगर किसी को समस्या है, तकलीफ है, तो मदद मांगना गुनाह नहीं है। और कोई अगर ये सोचता है कि मैं भूखों मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, लेकिन मैं कहूँगा ही नहीं, मैं सोचता हूँ कि वो अपने परिवार के साथ जाति कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए।
अभी आपने बोला कि वो लॉकडाउन हमें देखने को नहीं मिलेगा जो अभी तक चल रहा था। 19 फरवरी को मात्र 3 केस इंडिया में थे, 19 मार्च को 180 थे, लगभग 23-24 से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। अभी जब ये दुकानें खोलने की बातें हुई, ये केस हजारों में है। जब 3 केस पर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, तो जब केस हजारों में, तो दुकानें खोलने की बातें क्या इस देश को दोबारा गर्त में डालने वाली बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये एक साइंटिफिक बात है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपने सिर्फ संख्या बता दी कि इतना था और अब इतना हो गया, ऐसे नहीं होता है। यह साइंटिफिक तरीका है। उस समय जब लॉकडाउन किया गया, पूरे दुनिया की स्थिति को भांपते हुए पहले कर दिया गया, तो जो हमारी ग्रोथ रेट चल रही थी पहले लॉकडाउन में, वो 22% तक चली गई थी। 18 से 22% चल रही थी ग्रोथ रेट जी। आज हम 8% के आसपास आ गए हैं। एक बात। दूसरी बात, सरकार जान 2 तरह से देखती है। एक तो जिंदगियां बचाने के लिए ये कदम उठाएंगे, किसी को शौक नहीं है लॉकडाउन करने का। दूसरा, आर्थिक रीढ़ की हड्डी। आज लाखों लाख सेना है जो सैनिक देश का रक्षा कर रहे हैं। आज लाखों लाख पुलिस वाले हैं, लाखों लाख डॉक्टर्स हैं, लाखों लाख सफाई कर्मचारी हैं। ये जो अरबों रुपए का सैलरी जाती है, रेवेन्यू होता है, उसको भी सांस देनी है, उसको भी ऑक्सीजन देना है। आप सिर्फ एक पहलू को देख करके देश नहीं चला सकते, आपको दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। मानवीय पहलू, जान की हिफाजत करना, और साथ ही साथ आपको देश की आर्थिक खुराक को भी एक बैलेंस रखना, ताकि एक तरफ से देश जिंदा हो जाए, दूसरी तरफ मर जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए सब चीज़ें सोच करके सारे स्पेशलिस्ट बैठ करके सोच समझ करके एक सटीक निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। अब बात वही आती है कि जान और जहान, तो अब जहान ज़्यादा देखा जा रहा है, जान की कीमत कम आती जा रही है। ऐसा नहीं है। ग्रोथ रेट 22% से 8% पे आ गई है कोरोना की। आप उसको सिर्फ संख्या से मत देखिए। दिल्ली में जरूर हालात अभी बहुत काबू में नहीं है, 3रे नंबर पर है दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद। तो जहाँ पर ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ 1, 2, 4, 5 केस ही हैं, 2.5 अंक में भी नहीं पहुँचा है। बिल्कुल। तो इसीलिए सारा खोलने की बात भी नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस होगा। 650 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में। अच्छा, ये खोलने की बात को मैं रमज़ान के पहले दिन से जोड़ूं, या सरकार ने सोच के बैठी थी कि 3 मई से पहले हम कुछ इस तरह का फैसला लेंगे? देखिए, ये चश्मा जो लगाना चाहे लगा सकता है। सरकार धार्मिक नज़रिए से नहीं सोचती है। सरकार सोचती है अपने पैरामीटर्स पर, जैसे मैंने ग्रोथ रेट की बात बताई, और उसमें भी राज्य सरकार को, यहाँ तक कि जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी ये छूट दी गई, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार आप निर्णय लें, और वो ले भी रहे हैं। किसी क्षेत्र में बहुत सेंसिटिव जोन है, 3 मई क्या वो 30 मई तक भी नहीं खुलेगा। और कहीं अगर कुछ नहीं है तो उस एरिया में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या लोगों की एक्टिविटीज़ के लिए छूट देते हैं तो कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि कानून के दिशा निर्देशों का सही ढंग से पालन हो जाए। एक कहावत कही जाती है कि पहली गलती गलती, दूसरी गलती बेवकूफ़ी, और तीसरी गलती उद्दंडता। एक पहला लॉकडाउन में कहूँ कि सरकार के पास समय की कमी थी, उतना नहीं सोच पाई। सरकार ने बहुत जल्दी फैसला लिया और लॉकडाउन किया 14 अप्रैल तक। दोबारा जब 14 अप्रैल को स्थिति देखी कि काबू नहीं है, तो उसको बढ़ाया गया 3 मई तक। ये पहली और दूसरी बात रही। यदि अब की बात 3 मई को लॉकडाउन दोबारा बढ़ाया गया, गलती किसकी मानेंगे?
किसी की गलती नहीं, ये तो वैश्विक महामारी है। आप इसको गलती के रूप में देख कैसे सकते हैं अजय जी? ये किसी की गलती नहीं है। आपको आकलन नहीं हो पा रहा है ना? अरे हिंदुस्तान ने जितना बढ़िया आकलन किया किसी ने नहीं किया। आप पॉजिटिव चश्मे से देखिए इसको, सकारात्मक रूप से देखिए इसको। सिर्फ नकारात्मकता से देखने से काम नहीं चलेगा। आज अगर लॉकडाउन नहीं करा होता नरेंद्र मोदी जी ने तो देश में 12 लाख से ऊपर कोरोना मरीज होते। हिंदुस्तान ने कितना बढ़िया कमांड किया है, देशवासियों ने कितना सहयोग दिया है, सभी राज्य सरकारों ने मिलकर इतना अच्छा काम किया है। सहयोग दिया है? आपको लगता है कि देशवासियों ने सहयोग दिया है? मैं जो टीवी पे देख रहा हूँ कुछ और नज़ारे हैं। समझिए, अगर आप कुछ मरजक वालों की बात करना चाहते हैं, मरकज वालों की, तो कुछ लोग तो हिंदुस्तान में हमेशा ही ऐसे रहे हैं, उनको कठोर दंड मिलना चाहिए, मिल भी रहा है, मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए जी। और सबसे पहले मुस्लिम समाज को आकर उनका बहिष्कार करना चाहिए कि तुम हमारी कौम का नाम बदनाम कर रहे हो, और ऐसे उद्दंड लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, कुछ इस वजह से कोरोना से जब ये देश बाहर निकल जाएगा तो जो देश में एक भाईचारा कायम था शायद वो आज हाशिए पर आ गया। उस भाईचारे को इस कोरोना ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लोग आज एक समुदाय को दूसरा समुदाय बिल्कुल पक्ष विपक्ष के रूप में देख रहा है। बहुत से लोग बात साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनसे किलोमीटर की दूरी बना लो, मीटर की नहीं किलोमीटर की दूरी बना लो। इस सोच से देश कैसे उभरेगा? ये एक लंबा प्रोसेस है। अब अभी तो हमको कोरोना से लड़ने के बारे में सोचना चाहिए जी, और उसके बाद दोनों धर्म के लोगों का ये दायित्व है कि वो इस खाई को पाटें, और इसको खाई को पाटने के लिए निश्चित रूप से कुछ कड़े और बड़े कदम उठाने चाहिए जी, सरकार से ज़्यादा समाज को, तभी ये संभव है। हाँ, ये थे हमारे बीच अजय महावर जी, और जिन्होंने बेबाक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। और अब जनता फैसला करेगी कि जो सवाल के जवाब हैं क्या वो सटीक और सही है।